पाक बहरिया के दिन पर आज हमारे साथ दो खास गेस्ट मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर हिना मुजीब है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया मैडम आपने वक्त दिया। और कैप्टन अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई ऑपरेशन द्वारका के हवाले से, तो ज़रा हमें भी ज़्यादा मजीद उस पर एनलाइटन कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा। हम जंग सितंबर की जब बात करते हैं 1965 वॉर की, तो उसमें वो कुछ आर्मी का, एयरफोर्स का, बट बड़ा पिवटल रोल उसमें पाकिस्तान नेवी का भी रहा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदऊ करने का। और बेशक जो सितंबर 65 की जो जंग है वो पाकिस्तान की तारीख़ में जली हरूफ से उसके मार्के लिखे जाते हैं। इसमें जो नेवी का किरदार रहा, आप ये देखें कि अददी एतबार से हमारे से 3 गुना बरतर हरीफ था, जिसको हमने अपने जोश, जज्बे, अज़म और अपनी बेहतर जंगी हिकमत अमली की बुनियाद के ऊपर उसको शिकस्त दी। जो जंग सितंबर में जो पाकिस्तान नेवी की जो मार्के रहे, उसके अंदर ऑपरेशन द्वारका जो है वो बहुत एक अहमियत का हामिल है। इसमें नेवी के 7 जहाज़ों ने जो इंडिया का एक कोस्टल स्टेशन है द्वारका, जहाँ पे एक रडार साइट है और जो उनके दिफाई हिकमत अमली के अंदर बहुत पिवटल किरदार अदा करती थी, उसको टारगेट किया। तो ये 7 और 8 तारीख की दरमियानी शब में नेवी के 7 जहाज़ों ने फॉर्मेशन बना के उसके ऊपर गोलाबारी की और उस जगह को तमाम जो है ना वो डिस्ट्रॉय किया। और जिसका बाद की जंग के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत था और इसके अलावा ऑपरेशनली भी उसका। अच्छा सर, मैं हिस्ट्री क्योंकि पढ़ रही थी इसके बारे में, तो पाक बहरिया ने पहली मर्तबा किसी वॉर में हिस्सा लिया था 1965 में। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पर ये बहुत बड़ा इम्तहान था बहरिया के, क्या कह सकते हैं हम, उनकी सलाहियतों का, कि इससे पहले कभी आपने वॉर में हिस्सा नहीं लिया, तो आपने अपने आप को मनवाना है, अपने आप को साबित करना है कि चाहे नहीं लिया लेकिन जब भी हमें बुलाया जाएगा तो हम तैयार हैं। जी बिल्कुल। आप अगर इसमें देखें तो जो 1948 की जो वॉर थी वो एक बहुत ही जोग्राफियाई लिहाज से एक जगह पर की गई, जो कि कश्मीर सेक्टर था सिर्फ। तो ये 48 के बाद 65 की जो वॉर थी, इसमें पाकिस्तान नेवी ने अपनी ना सिर्फ ये कि अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपने आप को इस तरह तैयार किया था, जिसमें ये हमने 64 में PNSM गाजी, जिसने 65 की जंग में बहुत कलीदी किरदार अदा किया, तो वो हमने 64 में ही एक्वायर की थी। और उस वक्त के उसके CEO कमांडर करामत रहमान न्याजी, जिनकी क़यादत में उसने ये 65 की जंग में हिस्सा लिया, देन ही रोज़ टू बिकम द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एज वेल। तो हम उस जंग के अंदर ना सिर्फ ये कि अपनी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे, शिप्स थे, हमारी सबमरीन थी, उसके अलावा हमने अपनी जंगे हिकमत अमली भी उस हिसाब से तैयार की कि ताकि हम एक अपने से अददी दुश्मन को, बरतर दुश्मन को हम शिकस्त दे सकें। चूँकि ज़ाहिर है इंडिया बड़ा भी है और शायद उन्होंने पहले जो उनके पास आए पार्टीशन और अकबर, हमने आर्मी ऑफिसर से बात की, एयरफोर्स ऑफिसर से बात की, हर जगह यही बात थी कि वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा थे, रेशो उनकी ज़्यादा थी, उसके बावजूद ये कामयाबी हासिल करना है ना, ये कितनी बड़ी बात है। और कितना कहते हैं ना, सीना चौड़ा हो जाता है ये जब हम ये वाली कहानियाँ सुनते हैं। कहानियाँ नहीं, ये सच है ये। तो ये हिस्ट्री जब हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बड़े फ़ख्र महसूस होता है। जी बिल्कुल, आपने ऐसे सही कहा। और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान की आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, इनकी जो इनका जो यूनिक पॉइंट है, इनकी जो बर्तरी है, वो यही है कि इनके हमारी जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर कहीं पे हम मटेरियल के हिसाब से, अगर कहीं प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से या अगर कहीं टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अपने दुश्मन से कम हों भी, तो हमारी जंगी हिकमत हमली, हमारी प्रोफेशनल एक्सीलेंस इतनी बेहतर होती है कि हम अपने दुश्मन को शिकस्त दे पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही जज्बा होता है जिसका दुश्मन को भी इल्म होता है कि इनका जज्बा जो है ना, उसको हम हरा नहीं सकते, चाहे इनकी तादाद कम ही है। अच्छा, आप खातून हैं और ख़वातीन के बारे में होता है ना कि घर से सबसे पहले तो जॉब के लिए निकले तो उनसे कहा जाता है कि नहीं नहीं आप बाहर जाएंगे। और हमारी सोसाइटी में आपको पता है ख़वातीन इतनी ज़्यादा अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हुई हैं। तो आपने नेवी को ज्वाइन किया, एक फ़ोर्स को ज्वाइन किया, ये कितना बड़ा चैलेंज था? उसके बाद वहाँ पर जाकर आपकी ट्रेनिंग, सफ़र किस तरह से रहा है अभी तक आपका? मैं ये कहूँगी कि सफ़र तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि पाक बहरिया एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है जहाँ ख़वातीन काम कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और बिल्कुल घर की तरह, एक फ़ैमिली की तरह सारे लोग होते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, कभी भी बुला लिए जा सकते हैं, हर वक्त काम में के लिए
हमें तैयार रहना पड़ता है। तो इसलिए जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो भी हमेशा साथ ही होती हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है। जो ट्रेनिंग होती है वो कितनी रिगरस होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशनल एंड अ मिलिट्री फोर्स, और ख़वातीन हो या मर्द हो वो दोनों ही मतलब एक ही तरह की ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो कितनी स्ट्रिक्ट और कितनी ट्रेनिंग बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ख़वातीन की ट्रेनिंग भी बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना होती है। ख़वातीन पाक बहरिया में शॉर्ट सर्विस कमीशन में अपनी ग्रेजुएशन के बाद आ सकती हैं। तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान नेवल एकेडमी में, जो मनोड़ा कराची में वाक़ है। और वो ट्रेनिंग बिल्कुल जो मेल कैडेट्स होते हैं उनके साथ ही फीमेल कैडेट्स की ट्रेनिंग हो रही होती है। उसमें एकेडमिक्स भी होती हैं, उसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी होती है, स्विमिंग भी होती है, परेड भी होती है, आर्म्स की फायरिंग भी कर रहे होते हैं आप, और स्पोर्ट्स में भी पूरा हिस्सा ले रहे होते हैं। तो हर तरह की ट्रेनिंग होती है, और आपको चाहे वो मेल कैडेट हो चाहे फीमेल कैडेट हो, आपने उस मयार पे पूरा उतरना है जो लाजिम है आपको पास आउट होने के लिए एज एन ऑफिसर। सो बिफोर यू वेयर दीज रैंक्स आपको उस मयार पे पूरा उतरना है, उससे आपकी जिन्स का कोई ताल्लुक नहीं। एब्सोल्युटली, लाइक ऑल द फोर्सेस। नेवी का सिर्फ मैं सर से जरा इस बारे में पूछ लेता हूँ, खासतौर पर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के भी SSGN जो है, पाकिस्तान नेवी के कमांडोज, बहुत ज़बरदस्त उनकी रिप्यूट, और ओवरऑल भी जो नेवी सील्स हैं, आप भी आपके भी, तो उनकी भी ट्रेनिंग जैसे पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज हैं वो बहुत रिगरस और बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के साथ, और प्रोफेशनलिज्म बहुत उनका वो ऊंचा है। तो नेवी में इस वक्त मामलात में सिर्फ इस हवाले से पूछना चाह रहा था कि इनको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आई डोंट नो दिस, इनको डिप्लॉय कहाँ पे किया जाता है, ये किन ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं? ये जो आपके सिर्फ सी ऑपरेशंस होते हैं, उसके अलावा लैंड ऑपरेशंस के अंदर भी नेवी कमांडो? जैसे आपने बिल्कुल कहा कि नेवी इंसान में अगर बुनियादी तौर पर बात करूँ तो इंसान खुशकी पर रहने के लिए बना है। टू गो एट सी इज़ अननेचुरल, टू लिव इन द वाटर, अंडर द वाटर और अबव इट, इट इज़ अ बिट अननेचुरल। तो ख़ास तौर पे जो आपने नेवी सील्स के बारे में बात की, तो हमारे जो नेवी सील्स कमांडोज़ हैं, इनमें अफसरान भी हैं और जवान भी हमारे शामिल होते हैं। बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग, तकरीबन 10 महीने की रिगरस ट्रेनिंग करके, जिसमें लैंड कंपोनेंट ऑल्सो, बट जिसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो डाइविंग और इसके अलावा सी बॉर्न ऑपरेशंस का बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों को, ये लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, इनको हम डिप्लॉय जो करते हैं उसके लिए विज़िट बोर्डिंग ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपने समंदर में एंटी पायरेसी या आपने अगर कोई पायरेट अटैक हो गया उसके अगेंस्ट करना है, कोई टेररिज्म अटैक हो गया, इसके अलावा ज़मीन पर भी इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं। और हमारे पाक नेवी के जो कमांडोज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की है, जो पाकिस्तान ने एक बहुत टेरर के ख़िलाफ़ एक जंग में बहुत कलीदी किरदार अदा किया, और हमने अपने मुल्क के अंदर भी इसको जो है वो हमने चैलेंज को फेस किया। तो उसमें पाकिस्तान नेवी कमांडोज़ का भी वो शाना बेशाना रहे आर्मी के कमांडोज़ के साथ और एयरफोर्स के साथ जवानों के साथ। अच्छा सर, आपने जैसे खुद कहा कि अननेचुरल है सी में जाके रहना और वहाँ पर इतना टाइम गुजारना, और ये भी कहते हैं कि 15 दिन के लिए, महीने के लिए, 3 महीने के लिए भेज दिया जाता है और आपने वहीं पर रहना है। राशंस जो हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं, ना फ़ोन चलता है, ना कोई टेक्नोलॉजी वहाँ पर अपने घर वालों से रब्ता करने के लिए होती है। फ़ोन मेरे ख्याल से शायद चल जाता हो नेटवर्क, लेकिन ये चैलेंज कितना बड़ा होता है। सी सिकनेस भी हो जाती है, सी सिकनेस भी हो जाती है, एग्जैक्टली। जैसे वो एक अंग्रेजी में कहते हैं, मकोला यूज़ करते हैं, जस्ट अनदर डे इन ऑफिस। तो हमारे लिए वो अनदर डे जो है वो ऑलमोस्ट अनदर 3 मंथ्स इन ऑफिस हो जाते हैं। तो जब आप अपने बंदरगाह से सेल करते हैं, 3-3 महीने की डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, जिसमें आपने पेट्रोल इस्टेब्लिश करने होते हैं, कुछ गैर मुल्की या अपनी एक्सरसाइजेज होती हैं, मशक़ें होती हैं जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना होता है। तो जब आप कट जाते हैं, अभी तो जैसे जिक्र कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अभी सैटेलाइट लिंक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहती है, और आपका एक ज़मीन के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने हेडक्वार्टर्स के साथ बहुत रब्ता रहता है। बट अदर देन दैट, जो फिज़िकली आप उस एक एनवायरनमेंट के अंदर जो ज़िंदगी गुजारते हैं, वो तकरीबन 120 मीटर के जहाज़ के ऊपर आप तकरीबन 250-300 के करीब लोग, तो वो जो एक कॉमरेडशिप और एक जो बॉन्ड डेवलप होता है कि यू वॉच माई बैक एंड आई विल वॉच योर बैक, तो वो जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा एक जो है वो नेवी के जहाज़ के ऊपर, नेवी की सबमरीन के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वो इस्टेब्लिश होता है। और जैसे आपने सी सिकनेस की बात की, तो सितंबर का महीना भी जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मानसून अभी भी, जैसे आप बता रही थी कि एक दोबारा से मानसून की जो आखिरी जो वेव है वो आ रही है, बारिशों कल आ रही, तो इसमें जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं और समंदर जनरली
बहुत रफ़ होता है। तो इसमें हम इसको सी स्टेट के साथ मुंसलिक करते हैं। तो अगर सी स्टेट 3 एंड अबव हो जाती है तो उसमें जहाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रोल पिच करता है और उसमें वॉमिटिंग। तो ना सिर्फ आपको उन नामसाइद हालात के अंदर आपको काम करना है, बल्कि अगर आपको जंग भी करनी है। ये तो सर माजरत मैं उसमें पूछना चाह रहा था, ये तो तब है कि जब आप अफ्लोट है। जी बिल्कुल। ये जो सबमरीन, जी, उसमें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। ज़ाहिर है वो टेक्नोलॉजी तो उसके अंदर ऐसी होगी जो उसको कंट्रोल करती होगी, लेकिन फिर भी उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है सर? वो सबमरीन तो बिल्कुल ऐसे ही, सबमरीन में वो सेटेलाइट वाली सूरत हाल भी वो सहूलत मैसर नहीं है। तो वो तो जब एक दफ़ा डाइव कर जाती है तो अब वो फिर जब बाहर आएगी उसकी दुनिया दोबारा, तो वो क्लॉक जो है वो दिन और रात का जो उतार चढ़ाव है वो सिर्फ और सिर्फ घड़ी के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसे इससे आशा मुझे एक वाक़या याद आ गया। अभी साल डेढ़ पहले की बात है गालिबन, DGISPR ने उस वक्त के बताया था कि एक इंडियन सबमरीन जो स्पॉट की थी पाकिस्तान नेवी ने की, तो एयरफोर्स ने लॉक किया हुआ था, वो मामला भी सर जरा। जी बिल्कुल। वो जब ये पोस्ट पुलवामा जो हमारी जो उधर से जारहियत जो है वो एक अपने उस पर चल रही थी, तो उसमें इंडिया ने एक सबमरीन डिप्लॉय की हुई थी जो अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी। वो पाकिस्तान के इट वाज नॉट इन द वाटर्स बट वो क्लोज टू द पाकिस्तानी वाटर्स वो थी। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि खुले समंदर के अंदर एक सबमरीन पेरिस्कोप को डिटेक्ट करना ये ऐसे ही है जैसे लोकेटिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक। मतलब इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती, इसकी कोई चीज़ें मॉडर्न दुनिया में नहीं मिलती। तो ये पाकिस्तान नेवी का LRMP P3C ओरियन एयरक्राफ्ट था जो कि एक अपने मिशन पर था और उसने इसको और बाकायदा तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन के ऊपर था। वहाँ पे ना सिर्फ लोकेट किया, उसको ट्रैक किया और उसकी पोजीशन इस्टेब्लिश की। और सबमरीन के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि सबमरीन का जो बिगेस्ट वेपन है वो उसकी डिस्क्रिशन है, यानी कि अगर वो डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद इट इज़ वेरी इजी टारगेट। तो डिटेक्ट करना तो ऑपरेशनली लिहाज से बहुत वो थी हमारी कामयाबी थी, लेकिन उसके अलावा हमने स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट शो किया कि जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिस तरह वो उस वक्त के डिसीजन था कि सिचुएशन को एस्केलेट करना। आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते तो उसे तबाह कर? जी बिल्कुल। वो दैट वाज जस्ट ऑन अ बटन अवे, ऑन अ पुश ऑफ अ वेपन अवे। इससे ज़्यादा अकबर ये वही बात है कि ना सिर्फ आर्मी ने, एयरफोर्स ने भी और नेवी ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हालांकि उस टाइम पर उनके पास सिर्फ एक बटन की दूरी पर था, अगर वो एक बटन प्रेस कर देते तो वो सबमरीन को तबाह कर सकते थे। वहाँ पर वो जो मजीद खिफत के सामना जैसे अभिनंदन वाले केस में इंडिया को 3-4 जगह दौर करना पड़ सकता है। तो टेक्नोलॉजी वाइज ज़रा हम अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि दौरे जदीद के साथ हमने जो है ना जिद्दत को भी बरकरार रखना होता है, क्योंकि अब तो 5th जनरेशन वॉरफेयर शुरू हो चुकी है। इसके अलावा और बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, गुरिल्ला वॉर भी होती है। तो उसके लिहाज से पाकिस्तान नेवी जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है? पाकिस्तान नेवी वक्तन फ़वक्तन जो है वो नए प्लेटफॉर्म्स इंडक्ट करती रहती है और टेक्नोलॉजी जो है वो उसको अपग्रेड करती रहती है। जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जैसे जैसे नेवल प्लेटफॉर्म्स की टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। जैसे अभी आपने हमसे बात करने से पहले एक पैकेज दिखाया 054 फ्रिगेट्स का, वो भी नए फ्रिगेट्स हैं जो इंडक्ट हो रहे हैं। इसी तरह और भी टर्की के वो फ्रिगेट्स जो हैं वो टर्की से लिए जा रहे हैं, कुछ चाइना से भी लिए जा रहे हैं। तो इस तरह वक्त के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान नेवी अपने प्लेटफॉर्म्स, अपनी सबमरीन्स, अपने एयरक्राफ्ट्स नए इंडक्ट करती जा रही है अपने। है ना, एक ये जो हम सुनते हैं कि बहरी मशकें जो हो रही हैं जी, वो क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है, थोड़ा सा उस पर भी एनलाइटन करें। किसी भी मुल्क के साथ जो पाकिस्तान नेवी बहरी मशकें करती है, एक तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो फोर्स है नेवल फोर्स और जो दूसरी नेवल फोर्स है उनके दरमियान जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको बेहतर करना होता है कि आपके जो आप दोनों ने मिलकर जो काम करने हैं। क्योंकि जो नेवल फोर्स है ना किसी भी मुल्क की, वो अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि हर नेवल फोर्स का मकसद होता है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं जिनमें तिजारत हो रही है, दुनिया की 90% तिजारत जो है वो समंदरों के जरिए हो रही है, तो हर नेवल फोर्स का मकसद होता है कि वो तिजारत होती रहे और पायरेसी और स्मगलिंग और इन सबको की रोकथाम की जा सके, कोलैबोरेट करना होता है। इसलिए नेवल फोर्सेस हमेशा कोलैबोरेशन में ही काम करती हैं और इस कोलैबोरेशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हम वो कोलैबोरेटिव काम कर सकें और इंटरनेशनल वाटर्स को पायरेसी से और स्मगलिंग से रोकथाम करके और उस जो ट्रेड है उसको जारी रख सकें। पॉजिटिव, ठीक है।
बहुत शुक्रिया। पाक बहरी की लेफ्टिनेंट कमांडर हिना मुजीब हमारे साथ मौजूद थी। कैप्टन अब्दुल रहमान सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो हमारी समुद्री हुदूद के मुहाफिजों से भी आज हमने आपकी मुलाकात करवा दी है। 8 सितंबर 1965 की जंग में पाक बहरिया की जानिब से जो किरदार अदा किया गया था, आज हमने उसको भी याद कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए।